हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स के बाद में क्लास 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्या है वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स हमारा पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अपने जितने भी टॉपिक आएंगे, जैसे स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, ये हमारे लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, बट नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं अपने आगे जो फिजिक्स है 11th 12th की, उसको करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए हम आज क्या स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, हम माप सकते हैं जिनको। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास मास है 5 kg, 10 kg, 20 kg। मान लो कि कोई भी चीज है, मान लो ये मार्कर है, इसके पास है मास 1 kg, तो ये हम माप सकते हैं। मैंने कहा कि मान लो कि तुम गए, मान लो कि मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाता हूँ 200 किलोमीटर दूर। कहाँ जाता हूँ? चंडीगढ़ जाता हूँ 200 किलोमीटर दूर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 200 किलोमीटर गया, तो ये भी मैं माप सकता हूँ। पर कुछ चीजें होती हैं जिनको हम नहीं माप सकते, वो हम यहाँ फिजिक्स में नहीं पढ़ते। हम सिर्फ फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की भी दो चीजें होती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, जैसे तुम देख सकते हो सामने कि क्या क्या होती हैं। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। क्या होती है? एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। अच्छा जी, स्केलर क्या होती है? स्केलर होती है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के अलावा इनको कोई भी चीज जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसका मास कितना है, मान लो 1 kg, तो 1 kg क्या है, उसको मेरे को कुछ डिफाइन करने के लिए इसकी डायरेक्शन नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ मास 1 kg से इसका काम चल गया। मान लो कि मेरा मास है, मैंने कह दिया कि 10 kg, 7 kg, 8 kg, तो मैंने कह दिया कि मेरा मास 10 kg है, उससे अपना काम चल गया और कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस physical quantities which can be described completely by its magnitude only। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी ओबे रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ऐड करता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो कि मेरा मास है 10 kg और इसका मास है 1 kg। अब मेरा पूरा सिस्टम जो हो गया, उसका मास कितना हो गया? 11 kg। सिंपल अलजेब्रा 10 + 1 11 ऐड कर लिया हमने। तो इस प्रकार सिंपल अलजेब्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है। एग्जांपल क्या क्या है? डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे कि मेरे को डिस्टेंस बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मास बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टाइम बताने के लिए, अभी टाइम क्या हो गया, मान लो हमने कहा जो भी टाइम हो गया, मान लो कि अभी 3 बज गए, ठीक है, तो 3 बज गए, हम ये सिंपल कह सकते हैं कि 3 o'clock। तो इसके लिए मुझे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। स्पीड हो गई, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर हो गया, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब आता है अपना वेक्टर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था सारा स्केलर क्वांटिटीज टाइप में काम किया था बचपन से। अब हम वेक्टर्स को भी डिफाइन करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई साहब मैं ना सुबह सुबह उठा और 5 किलोमीटर गया। किधर गए भाई? अगर कोई हमसे पूछे ये स्टेटमेंट 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, हम क्या कहेंगे कि मैं 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए साथ में। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर दोस physical quantities are known as, these physical quantities are known as vector। vector quantities must obey the rule of vector algebra। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सबके लिए हमें अलग अलग लॉ है कि वेक्टर को मैं सिंपल अलजेब्रा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। वेक्टर के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्सेट्रा। इस टाइप के एग्जांपल है हमारे पास कि वेक्टर में इस प्रकार से अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, तो ये है अपना स्केलर एंड वेक्टर। तो समझ में कि स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। और वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या चाहिए मुझे? दोनों चाहिए। क्या?
मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों मिलके क्या बनता है, एक वेक्टर बनता है। ये अकेला कुछ नहीं है, इसके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, तभी हम वेक्टर को लिखेंगे। वेक्टर इज अ लाइन हेडेड विद अ एरो। वेक्टर को कैसे बनाएंगे भाई, कि एक लाइन होगी हमारे पास, क्या होगी, एक लाइन होगी हेडेड विद अ एरो, जिसके सामने क्या होगी, एक एरो होगी। तो इस प्रकार से हम एक वेक्टर को डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं हम टेल, और ये होता है इसका हेड, ये होता है टेल, ये हेड होता है। एंड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जो लेंथ होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा जी, तो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, वेक्टर ए, उसके ऊपर कैप, इसको क्या बोलेंगे, ए कैप, इसको क्या बोलते हैं हम, ए कैप, और ये क्या है अपना वेक्टर ए। ओके, और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज मॉड ए। क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, छोटी छोटी रेडियां लगा देंगे, मोड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मोड ए। तो मोड ए क्या है अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मैं मोड ए से डिफाइन करूंगा। किसी को कोई परेशानी, तो ये अपना वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन से होता है, जिसकी एक टेल होती है, ये हेड होती है, इस ये डायरेक्शन है अपने वेक्टर की, ए कैप बोला जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ए। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार दीजिए। तो ये वेक्टर था। अब अलग अलग टाइप हैं अपने वेक्टर्स के, जो हम पढ़ते हैं, कुछ चीजें, कुछ वेक्टर्स हमें याद होने चाहिए। वैसे तो मैथमेटिक्स में ये चैप्टर आता है पूरा वेक्टर एंड 3D का, तो वहां पे तुम्हें करवाया जाएगा, बट यहाँ हम क्या करते हैं, बेसिक जो फिजिक्स के लिए जरूरत है उतना काम करते हैं। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स हमारे पास नाम से पता लग रहा है कि दो वेक्टर बराबर है। दो वेक्टर बराबर कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी। वेक्टर तो कंप्लीट क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ना। तो दो वेक्टर को बराबर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या लिखूंगा मैं, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होगी, मान लो कि मेरे पास वेक्टर ए ये है, तो वेक्टर बी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, वेक्टर बी, और सेम मैग्नीट्यूड का मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और मैं लिख सकता हूं वेक्टर कंप्लीट ए इज इक्वल टू वेक्टर कंप्लीट बी। ये कंप्लीट वेक्टर हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसमें डायरेक्शन भी आ गया। किसी को कोई परेशानी आ तो ये लिख लीजिए इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट आता है अपना टाइप ऑफ वेक्टर में अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब कि मैं कहूं कि मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी इधर बना दिया जाए, तो ये क्या हो गया, अपने अपोजिट वेक्टर हो गए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, एंड वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये भी लिखा जा सकता है मैंने, वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। किसी को परेशानी कोई, तो ये क्या हो गया अपने इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या आता है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। क्या मतलब कि ये प्लेन है, मान लो कि एक प्लेन है, अगर ये वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर, ये दोनों कोप्लेनर हो गए। अगर दूसरा वेक्टर ऐसा होता है यहां से इस तरफ, तो ये दोनों वेक्टर क्या नहीं थे, कोप्लेनर नहीं थे। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए क्या कहूंगा कि बोथ वेक्टर मस्ट बी लोकेटेड इन सेम प्लेन। लोकेटेड इन सेम प्लेन, एक प्लेन में ही बने हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट अपना कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट अपना कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर
कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? हमने ऐसे वेक्टर जिनको हमने क्या किया, एक ही स्ट्रेट लाइन में बनाया। किसमें बनाया? बोथ द वेक्टर आर इन सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, जैसे कि मैं कहूं कि अगर मेरा एक वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसा, कोलिनियर हो गया। या मैं कह सकता हूं वेक्टर ए ऐसा, वेक्टर बी ऐसा। ये क्या हो गया अपने? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर इन एक स्ट्रेट लाइन में है, सेम स्ट्रेट लाइन में है, बट अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। जैसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो ये स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लेना भाई ध्यान से, कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर नोट्स अच्छे ना हो तो बड़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट आता है अपना नल वेक्टर। नेक्स्ट आता है अपना नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर, नाम से पता लग रहा है नल है, बिल्कुल पता, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is 1. So vector with magnitude 1, दूसरी बात, is used to describe the direction of a vector। एक वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि मतलब यूनिट वेक्टर है भाई, किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो उसी का रहेगा, बट डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपने? इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? वेक्टर ए, ये तो क्या है अपना? ए के ऊपर अगर एरो लिखा हो, शायद मैंने वहां मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा था? ए कैप लिखा था, वो ए कैप नहीं होगा, वो ए एरो होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अपना ए वेक्टर है। इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाना चाहूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं मैं? ए कैप, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसे कैप लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? ए कैप। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ, कोई भी वेक्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर इन ईस्ट, 5 किलोमीटर इन ईस्ट, तो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में 5 किलोमीटर क्या है? अपना मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन है। अगर मैं कहूं कि इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो भाई क्या करूंगा? 5 किलोमीटर इन ईस्ट का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर इन ईस्ट। तो मैंने क्या किया? उसी वेक्टर को 5 किलोमीटर इन ईस्ट को 5 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया ना। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को? यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर मिल गया। तो ये क्या अपना यूनिट वेक्टर। समझ में आया सभी को? कोई परेशानी? सो ये क्या थे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर? क्या क्या थे अपने? इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट करते हैं हम कंपोनेंट्स निकालने अपने वेक्टर के। वेक्टर को सोल्व करने के लिए कंपोनेंट निकालना बहुत जरूरी है। लगभग हर क्वेश्चन में तुम्हें कंपोनेंट का यूज होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चैप्टर में। मोस्टली कंपोनेंट्स मुझे निकालने पड़ेंगे अलग अलग जगह। सो क्या बोलते हैं इनको? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर resolution of a vector in rectangular components। resolution of a vector in rectangular components। rectangular component में कैसे करूं? वैसे मान लो कि ये अपना क्या है? y एक्सिस है और ये क्या है? अपना x एक्सिस है। क्या है? इसको एक काम कर लीजिए, इसको क्या करिए? 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लीजिए। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा बनाया।
इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वेक्टर ओ ए बी ये ट्रायंगल बन गया। तो कंपोनेंट का मतलब तुम्हें ये मतलब समझ में आए, कंपोनेंट का मतलब कि पार्ट्स क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट्स होता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि ये जो पेन है इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये कैप, ये निब, ये इंक कप, ये पार्ट, ये क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको सभी कंपोनेंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को कंप्लीट पार्ट मिलेगा, कंप्लीट पेन मिलेगा। इसी प्रकार कंपोनेंट्स वेक्टर के लिए क्या होते हैं कि एक वेक्टर को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे उसके क्या मिलते हैं, कंपोनेंट्स मिलते हैं, और उन सभी कंपोनेंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। भाई क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। हाँ सर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, समझ है। हाँ सर आया। क्या मैं ये पाइथागोरस लगा सकता हूँ यहां से कि अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ। हाँ सर लगा सकते हैं। मैं कहता हूं कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर ये वेक्टर है और एक्स एक्सिस के साथ इसने अल्फा एंगल बनाया, मतलब जिसके साथ अल्फा एंगल होगा या जिसके साथ एंगल गिवन होगा वो वाला कंपोनेंट क्या होगा, अपना कोस का कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है, कोस का। तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहां से, मतलब ओ ए कॉस अल्फा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओ ए वेक्टर कितना आ गया, ए कॉस अल्फा। और इसी प्रकार मैं वाई कंपोनेंट की बात करूं, वाई कंपोनेंट की बात करें ए बी, ये कितना होगा, ए साइन अल्फा। एक वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। मान लो कि एक वेक्टर है, अगर मैं मैग्नीट्यूड को और इसकी डायरेक्शन को चेंज ना करते हुए इसको कहीं पे भी लेके जाऊं तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ए बी को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कंपोनेंट आ गए। अच्छा जी, एक चीज देखिए सबसे पहले, इसके बाद में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक चीज देखिए, एक होता है अपना बेस कंपोनेंट, बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो मेरे एक्स वाई जेड एक्सिस को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस को। तो जैसे कि मैं कहूं कि ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो यूनिट वेक्टर along x axis, unit vector along y axis and unit vector along z axis। यूनिट वेक्टर along x axis मतलब x axis की तरफ यूनिट वेक्टर क्या से बनाते हैं हम, i कैप, ये होता है j कैप और ये होता है अपना k कैप। ध्यान रखना x axis की तरफ यूनिट वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, i कैप। मतलब x axis की तरफ कुछ कोई भी मैग्नीट्यूड हो उसको i कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। और y एक्सिस की तरफ j कैप और z एक्सिस की तरफ k कैप। तो मैं क्या कह सकता हूं कि OB वेक्टर इज इक्वल टू a cos अल्फा i कैप प्लस a sin अल्फा j कैप, ये लिख सकता हूं। एंड दिस इज a का x कंपोनेंट और ये a का y कंपोनेंट। सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। समझ में आया सभी को। तो ये क्या है, अपने कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर के, मतलब जिसके साथ एंगल गिवन हो वो मेरा एक्स कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल गिवन ना हो वो मेरा कोस कंपोनेंट हो जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं गिवन हो वो मेरा क्या हो जाएगा, साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, इसको स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का और जिसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 37 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 37। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो होगा 5 cos 37 और दूसरा हो जाएगा 5 sin 37। तो 5 into sin 37 कितना होता है 3/5 और ये कितना आ जाएगा 4/5। तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा 3। ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। 3 और 4 को मिला के अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। समझ में आया सभी को। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अपने वेक्टर को रिजोल्व कर सकता हूं मैं, कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं
एक्स और वाई एक्सिस टू डायरेक्शन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लीजिए सारा क्या है अपने वेक्टर कंपोनेंट्स का। ये तो था अपना जब मेरे पास सिर्फ दो ही हो। अगर ये मैं कहूं कि दो की जगह एक्स वाई जेड तीनों में ब्रेक करना हो तो क्या करूंगा भाई? सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लो कि एक वेक्टर है मेरा, 3D में थोड़ा देखना समझने की कोशिश करना भाई, 3D है, इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी इस सवाल को समझने के। यहां से यहां वेक्टर, ये बाहर की तरफ है। मान लो कि इस वेक्टर ने, जैसे कि मैं अलग से बनाऊंगा, अगर ये क्यूब ना बनाऊं ऐसे, इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया और जेड के साथ कितना बनाया? गामा एंगल बनाया। और ये वेक्टर है ए वेक्टर। ये वेक्टर है कितना? वेक्टर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट में क्या कह सकता हूं? ए कॉस बीटा, और जेड कंपोनेंट में क्या कह सकता हूं? ए कॉस गामा। अरे जिसके साथ एंगल हो उस कंपोनेंट को मैं कॉस लिख सकता हूं ना। तो ये क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया, और ये क्या हो गया? कॉस गामा। तो मतलब कि कॉस अल्फा को एक्स कंपोनेंट बाय ए, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं सिंपल, और cos बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय एंड cos गामा इज इक्वल टू z कंपोनेंट बाय। समझ में आया सभी? तो यहां से cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इनको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं किसी भी एक वेक्टर के। cos अल्फा, cos बीटा, ये क्या है? x y z डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। अब मैं कहता हूं कि जो नेट वेक्टर होगा वो मेरा क्या होगा? क्या होगा? मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। ये हो गया। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, मॉड ऑफ ए आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ही है, ए स्क्वायर कॉमन लिया और रूट से बाहर क्या आ जाएगा? मॉड ए अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। सो ए से एक आंसर 1 हो गया। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना आ गया भाई? 1 आ गया। बेसिक मैथमेटिक्स से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या लिखूंगा? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। एक ही रिजल्ट आ गया। ध्यान रखना है, ये रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार आगे। अच्छा, इसको साफ कर देता हूं मैं। यहां से देखिए, तो ये अपना वेक्टर आ गया। किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप एंड z कंपोनेंट k कैप। ऐसे भी हम अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था अपना कि अगर मेरे पास तीनों कंपोनेंट, तीनों में निकालना है, तीनों कंपोनेंट निकालने किसी वेक्टर के, तो हम ये काम उसमें कर सकते हैं। तो ये क्या था अपना वेक्टर का बेसिक, क्या होता है वेक्टर, वेक्टर की क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस टाइप के वेक्टर होते हैं और कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जो अपने सिलेबस में है वेक्टर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।